हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। अध्याय फर्स्ट के रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण के थर्ड एपिसोड में। जैसा कि हम लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा था कि जो संतुलित रासायनिक समीकरण है उसे हम लोग जो है क्यों लिखना चाहिए, तो उसके लिए ये था कि इसके लिए उत्तरदायी कौन था? द्रव्य की अविनाश्यता का नियम। द्रव्य की अविनाश्यता का नियम क्या कहता है? वो कहता है कि अभिकारकों के परमाणुओं की संख्या उत्पाद के परमाणुओं की संख्या के इक्वल होती है, वो कभी इधर उधर डिसबैलेंस्ड नहीं होती। अब बात यहाँ पे ये आती है कि संतुलित रासायनिक समीकरण को हम लोग कैसे लिखें, ठीक है ना? तो कैसे लिखने की हमारे पास जो है इस समय मौजूदा स्थिति में चार नियम हैं। पहला है जांच और त्रुटि विधि, दूसरा है आंशिक समीकरण विधि, तीसरा है संयोजकता विधि और चौथा है आयनिक समीकरण विधि। तो यहाँ पर जैसा कि ये जो तीन विधियाँ हैं, ये विधियाँ जो है इंटरमीडिएट के बच्चों में है या हायर लेवल पे है, ठीक है ना? तो यहाँ पर आज हम लोग जानेंगे जांच और त्रुटि विधि। सबसे सरल विधि भी है जांच और त्रुटि विधि, आसानी से हम लोग इसको समझ सकते हैं। तो आइए हम लोग पहले एक ऐसा समीकरण ले लेते हैं कि जो असंतुलित हो, है ना? तभी तो हम लोग सीख पाएंगे कि संतुलित कैसे करते हैं। यानी असंतुलित समीकरण ले लेते हैं और ये जानते हैं कि उसे हम लोग कि कैसे संतुलित किया जाए। तो आइए एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। जैसे एग्जांपल के तौर पे एल्युमिनियम की अगर हम अपक्रिया यहाँ पर ले लें कि H2SO4 के साथ, जैसे मैंने एक अपक्रिया ले ली एल्युमिनियम की H2SO4 के साथ क्रिया कराने पर हमें जो है उत्पाद के रूप में Al2SO4 का होल थ्राइस प्लस हमें हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। सपोज दैट मैंने ये एक एग्जांपल ले लिया। ये इस एग्जांपल में अब आइए हम लोग देखते हैं कि क्या ये हमारा जो एग्जांपल है इसमें क्या ये समीकरण संतुलित है, और अगर संतुलित है तो कोई बात नहीं, और अगर नहीं है तो इसे संतुलित कैसे करेंगे। संतुलित करने के लिए हमें कुछ चरणों का फॉलो करना पड़ेगा, यानी कुछ स्टेप बाय स्टेप नियम्स को फॉलो करना पड़ेगा और फिर हम उस हिसाब से आगे बढ़ेंगे। जैसा कि नाम से ही परिचित है, जांच और त्रुटि, यानी हम पहले चेक करेंगे, फिर जो त्रुटि आएगी उसको हम सुधार करेंगे, सुधार करने के बाद पुनः फिर से चेक करेंगे और चेक करने के बाद फिर से उसमें अगर सुधार की आवश्यकता है तो करेंगे, नहीं है तो हमारा समीकरण संतुलित हो जाएगा। दैट्स राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं हम सबसे पहले स्टेप नंबर 1 पे। हमारा स्टेप नंबर 1 क्या होगा बेटा? सबसे पहले हम चेक करेंगे। ये देखिए जांच, यानी जो दिया गया समीकरण है क्या वो हमारा सही है या नहीं, यानी संतुलित है या नहीं। तो अब चलते हैं देखते हैं। स्टेप नंबर 1 में सबसे पहले आप लोग क्या करिए, एक तालिका बना लीजिए, उसमें एक तरफ यहाँ पे तत्व लिख लीजिए, ठीक है ना, और यहाँ पे अभिकारक साइड का लिख लीजिए और इधर उत्पाद साइड का लिख लीजिए। यानी जो तत्व है उसमें कितने तत्व अभिकारक के, मतलब तत्व जो है ये तत्व लिख लीजिए और उनके अभिकारकों में कितनी परमाणुओं की संख्या है उसको इधर लिख लीजिए, उत्पाद में परमाणुओं की संख्या इधर लिख लिया जाए। तो चलिए लिख लेते हैं, काउंट करते हैं तत्व कौन कौन से शामिल है इसमें। देखिए इसमें एल्युमिनियम है तो सबसे पहले Al लिख लीजिए, फिर हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन लिख लीजिए, फिर सल्फर है सल्फर लिख लीजिए, फिर ऑक्सीजन है ऑक्सीजन लिख लीजिए। लिख लिया आप लोगों ने? वेरी गुड। अब इसको जरा काउंट कर लेते हैं कि कितने कितने। एल्युमिनियम कितना है इधर? 1 है। इस तरफ एल्युमिनियम कितने हैं? 2 है। इधर हाइड्रोजन कितना है? 2 है। इधर हाइड्रोजन कितना है? 2 है। इधर सल्फर कितना है? 1 है। इधर सल्फर यहाँ दिख तो 1 रहा है, नहीं नहीं ब्रैकेट के पूरा लेना है ना, तो 3 1 जा 3, तो यहाँ पे 3 हो गया। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है? 4। यहाँ पे कितना है? 4 नहीं है, यहाँ पे 3 को 4 से मल्टीप्लाई है, 4 3 जा 12, यानी ऑक्सीजन कितना है? 12। अब यहाँ पर देखिए जो जो चीज़ें बराबर हैं उसमें हम कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पे हाइड्रोजन अभिकारक में भी 2 है, उत्पाद में भी 2 है, तो हम इसमें कोई सुधार की हमें ज़रूरत नहीं है। सुधार की ज़रूरत क्या है? इधर 12 ऑक्सीजन है, इधर 4 ऑक्सीजन है, तो यानी हमको इधर भी 12 ऑक्सीजन होने चाहिए। किसके आधार पर? द्रव की अविनाश्यता के नियम के आधार पर। तो यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाई कर दिया जाए? 3 से। 4 3 जा 12 हो जाएगा।
यहाँ पे 3 है, यहाँ भी 3 लाना है तो 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 1 जा 3 हो जाएगा। यहाँ पे एल्युमिनियम 1 है, यहाँ पे 2 है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2 1 जा 2 हो जाएगा। ठीक है ना। अब जैसे आपने यहाँ पे जो संख्या आप अपनी तरफ से लेके आए हैं उस संख्या के आधार पर पुनः समीकरण को लिख लीजिए। तो पुनः समीकरण को लिख लिया जाए तो समीकरण क्या हो जाएगा, ए एल, यहाँ पे कितना आ गया 2 तो 2 लगा दीजिए, प्लस यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाई किया है, 3 से मल्टीप्लाई किया है आपने, तो इस पूरे, चूंकि ये पूरा हो जाएगा ना भैया, एस और ओड यहाँ पे तो 3 से मल्टीप्लाई कर नहीं पाओगे, जब भी मल्टीप्लाई होगा तो पूरे से होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3H2SO4 गोज टू Al2। अच्छा इधर देखो, इधर कोई आपने वो किया है, नहीं किया है, ठीक है ना, सॉरी, इधर कोई मल्टीप्लाई किया है, नहीं किया है, तो यहाँ पे आप लोग कुछ नहीं करना है, Al2SO4 का होल थ्राइस प्लस H2। ठीक है। अब पुनः स्टेप नंबर 2 पे आ जाइए। ठीक है, मैं जरा नीचे जगह कम होने के कारण जरा ऊपर ही बना ले रहा हूँ, इसको जरा ऊपर से मिटा दे रहा हूँ। ठीक है ना, अब फिर से इसको काउंट कर ले रहा हूँ। यानी ये फिर से हमारा क्या हो जाएगा, स्टेप नंबर 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए एल्युमिनियम कितना है तो 2 लिख लीजिए, हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे बेटा, 3 दूनी 6, सल्फर कितना है 3 1 जा 3, ऑक्सीजन कितना है 4 3 जा 12, इधर तो 2 3 2 3 12। अब यहाँ पर देखो ये वाला पोर्शन आपका इक्वल है, ये वाला पोर्शन इक्वल है, ये वाला पोर्शन इक्वल है। ठीक है, तो किधर कम है हमारा, उत्पाद की तरफ, तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है ना, तो यानी ये समीकरण अब फिर से लिख लो जो यहाँ पे अभिकारक लिखे हुए हैं, तो आपको कुछ नहीं करना, ये अगला स्टेप आपका हो जाएगा यहाँ पे, यानी आपने इसको यहाँ पे अब फिर से जांचा, इस वाले को फिर से आपने जांच लिया, जांचने के बाद उसकी त्रुटि सुधार कर लीजिए। तो करना क्या है, इसको फिर से लिख देते हैं, यहाँ पे आप 2Al लिख लेंगे, है ना, फिर H2SO4 यहाँ पे लिखाइए, 3 यहाँ लगा देंगे, केवल चेंजेबिलिटी आपने उत्पाद में की है तो यहाँ पे उत्पाद में आप यहाँ पे 3 लगा दीजिए तो 3 2 जा 6 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर देखिए फिर से आपने यहाँ पे स्टेप नंबर 3 आपको देखना पड़ेगा। ठीक है ना, क्या देखेंगे, फिर से एक सारणी बना लेंगे, तत्व लिख लेंगे, अभिकारक लिख लेंगे, ठीक है ना, और उत्पाद लिख लेंगे। ठीक है, और यहाँ पर सारे संख्या उतार लेंगे जैसे आपने पहले लिखा है, यहाँ पे Al, यहाँ पे H, यहाँ पे S, यहाँ पे O। ठीक है ना, यहाँ पर देखिए 2 6 3 12, इधर भी 2 6 3 और 12, यानी अभिकारक और उत्पाद दोनों के परमाणुओं की संख्या समान हो गई। तो नीचे आप लिखेंगे चूंकि प्राप्त उपरोक्त समीकरण में उपस्थित परमाणुओं की संख्या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ बराबर है, इसलिए प्राप्त समीकरण संतुलित समीकरण है और हमारा ये समीकरण संतुलित हो गया। ठीक है ना, अब बात ये आती है कि संतुलित समीकरण जो हमारा है, ये संतुलित समीकरण हम इसे और कैसे पावरफुल बना सकते हैं। तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि यहाँ पे जैसे आप जो भी, जैसे हाइड्रोजन एक गैस है तो यहाँ से G से रिप्रेजेंट कर दें, जैसे आप सॉलिड ले रहे हैं तो वहाँ पे S से रिप्रेजेंट कर दें, जैसे यहाँ पे एल्युमिनियम सॉलिड है S से कर दें, जो भी चीज़ें आप जैसे ले रहे हैं तो उसको और मोर इन्फॉर्मेटिव बना सकते हैं। ठीक है ना, तो अगला और एक चीज़ जान लीजिए कि रासायनिक समीकरण के गुण कौन कौन से होते हैं। तो रासायनिक समीकरण के बेटा गुण होते हैं कि उनमें जो है हमें जानकारी प्राप्त हो जाती है कि कौन से तत्व इसमें मिले हैं, कौन से इसमें मतलब कौन सा उत्पाद बन रहा है बहुत आसानी के साथ। दूसरी बात, अपक्रिया की प्रकृति पता चल जाती है कि ये मतलब हीट करके बनाया गया है या दाब दे करके बनाया गया है, ये सब चीज़ों की जानकारी थोड़ी बहुत प्राप्त हो जाती है। दूसरा, अणुओं और परमाणुओं की संख्या भी प्राप्त हो जाती है, तो इसलिए रासायनिक समीकरण बहुत ही महत्वपूर्ण है। अच्छा, एक चीज़ और जान लीजिए, किसी भी चीज़ के गुण होते हैं तो उसके दोष भी होते हैं, है ना। रासायनिक अपक्रिया के भी दोष हैं, ठीक है ना। इसमें क्या है,
इसमें हमें दाब का पता नहीं चल पाता कि कितना। वैसे अब सुधार किया जा रहा है, तीर के ऊपर जो तीर का जो निशान होता है ना, तीर के निशान के ऊपर डेल्टा, डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस तापमान, ये सब चीज़ें अब दी जाने लगी हैं। तो यानी इसे और मोर इन्फॉर्मेटिव बनाया गया है, ठीक है ना। तो अब कुछ त्रुटियों में सुधार हुआ है, परंतु फिर भी हमें उत्पाद और अभिकारक और उत्पाद के भौतिक रूप की जानकारी बहुत मुश्किल से प्राप्त हो पाती है, ठीक है ना। तो ये बेसिक कुछ उसकी कमियां हैं। आगे हम लोग बात करेंगे, यानी आज हम लोगों ने इस वीडियो में अंत तक जाना कि रासायनिक समीकरण को हम कैसे संतुलित करेंगे, रासायनिक समीकरण को हम कैसे मोर इन्फॉर्मेटिव बनाएंगे, उसकी क्या क्या गुण हैं। तो गुण के बारे में आप सब लोगों ने जाना ना कि मतलब उससे हमें अणुओं की जानकारी मिल जाती है, प्राप्त उत्पाद अभिकारक और प्राप्त उत्पाद दोनों की जानकारी प्राप्त हो जाती है। तीसरा हम लोगों ने ये भी जाना कि मतलब इसमें कितने द्रव्यमान संख्या के परमाणु इसमें भाग ले रहे हैं, कितने नहीं ले रहे हैं, वो भी जानकारी हो जाती है। कमियों के तौर पे हमने जाना, क्या जाना, बेसिक एक कमी है, वो बहुत ही ज़्यादा है, वो है कि भौतिक अवस्था की हमें कोई जानकारी प्राप्त जल्दी नहीं होती है, ठीक है ना। लेकिन अब यहाँ पर भी आप एक तरीके से कह सकते हैं, क्योंकि केमिस्ट्री है, अब इसमें एक चीज़ और जान लीजिए कि अब धीरे धीरे करके इसे भी दूर करने की कोशिश की जा रही है, इन्हांस किया जा रहा है इसे, ठीक है ना। यानी वहाँ पे S फॉर सॉलिड ऐसे आप समझ सकते हैं, S फॉर सॉलिड, G फॉर गैस, एक्वा फॉर लिक्विड, ये सब इंफॉर्मेशन दे करके उसके भौतिक अवस्था को भी प्रेजेंट करने की बात कही जा रही है, परंतु ये अभी भी मोर इन्फॉर्मेटिव नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।